इससे पहले हृदय की बात कर चुके हैं। आज हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानेंगे। उत्सर्जन तंत्र, देखिए उत्सर्जन क्या होता है। वह प्रक्रम होता है जिसमें हानिकारक व अपचित पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उसे उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ पाचन क्रिया के फलस्वरूप बचते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। उत्सर्जन तंत्र के अंग होते हैं त्वचा, वृक्क, प्लीहा, आंत्र, यकृत एवं फेफड़े। मुख्य रूप से नाइट्रोजनी अपशिष्ट शरीर में आविश का कार्य करते हैं। यह नाइट्रोजनी अपशिष्ट निम्न प्रकार होते हैं। सबसे पहला है अमोनिया। अमोनिया उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनिया उत्सर्ग कहते हैं। इसके लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, यानी कि अमोनिया के उत्सर्जन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। यह उत्सर्जन मछली में या उभयचर जंतुओं में पाया जाता है। उसके बाद आता है यूरिया। यूरिया जो है वो वृक्क द्वारा बाहर निकाला जाता है और यकृत कोशिका जो है वो अमोनिया को यूरिया में बदल देती है। यकृत कोशिका अमोनिया को यूरिया में बदल देती है। इसका उदाहरण है सभी स्तनधारी जंतु जैसे मानव है। इसके बाद आता है यूरिक अम्ल। इसमें अमोनिया को यूरिक अम्ल में बदला जाता है। इन्हें अत्यंत कम जल के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। इसके उदाहरण हैं पक्षी, सरीसृप, कीट आदि। ये मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। इसमें यहाँ पर ये अधिवृक्क ग्रंथि होती है, इसको दायां वृक्क कहते हैं। ये बायां वृक्क है। ये वृक्क सिरा है, ये वृक्क धमनी है, मूत्रवाहिनी है और ये महाधमनी, ये मूत्राशय और यहाँ ये मूत्रमार्ग है। इस प्रकार इन सभी अंगों से मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण होता है। इस चित्र को आप अपनी कॉपी में बना लेना। देखिए मानव के उत्सर्जन तंत्र के अंगों का विवरण यहाँ पर देते हैं। सबसे पहले आता है वृक्क। मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। एक जोड़ी यानी कि 2 वृक्क पाए जाते हैं जो सेम के बीज के आकार के होते हैं। सेम की फली आती है, उसके बीज के आकार के होते हैं। इनका रंग लाल होता है। यह देह गुहा के निचले भाग में मेरुदंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होती है। वृक्क का पतला बाहरी भाग कॉर्टेक्स व भीतरी भाग मेडुला कहलाता है। वृक्क में असंख्य पतली नलिकाएं होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं। नेफ्रॉन या वृक्काणु का वर्णन आगे पढ़ेंगे इसी में। इसके बाद दूसरा जो अंग है वो है त्वचा। त्वचा किस प्रकार से उत्सर्जन करती है। देखिए हमारी त्वचा पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ये छिद्र जो हैं स्वेद नालिका के छिद्र होते हैं। ये छिद्र पसीने और उसमें घुलित लवण को शरीर से बाहर निकालते हैं। इसके बाद अगला अंग है मूत्रवाहिनी। तो वृक्क में लंबी, पतली, संकरी नली होती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। ये मूत्रवाहिनी मूत्र को वृक्क से
मूत्राशय में पहुंचाती है, यानी कि वृक्क द्वारा निर्मित जो मूत्र है उसको मूत्राशय में पहुंचाती है। इसके बाद आता है बोमेन संपुट। यह नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में कप के आकार का होता है। चाय वाले जो कप आते हैं उनके आकार का होता है। इसमें अभिवाही धमनियों का गुच्छा पाया जाता है जिसे ग्लोमेरुल्स कहते हैं। अभिवाही धमनियों के गुच्छे को ग्लोमेरुल्स कहा जाता है। इसके बाद आता है मूत्राशय। मनुष्य की उदर गुहा पर एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे मूत्राशय कहते हैं। मूत्राशय यानी कि इसमें मूत्र का भंडारण होता है। मूत्राशय में मूत्र की मात्रा बढ़ने पर इसे मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब पढ़ते हैं मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। तो बोमेन संपुट में यकृत से अभिवाही धमनी रुधिर लेकर आती है जिसमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। जो अभिवाही धमनी रुधिर लेकर आती है उसमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ उपस्थित होते हैं। ये वृक्काणु का चित्र है। देखिए इसकी जो बाहरी संरचना है यहाँ पर, इसे कहते हैं बोमेन संपुट और इसी के अंदर होते हैं ग्लोमेरुल्स। इसके बाद ये नीचे इस प्रकार से मुड़ने पर यहाँ बन जाता है हेनले का पास, जिसे लूप भी कहते हैं। हेनले का लूप या पास। ये अवरोही भुजा है और ये वापस जाते हुए कहलाती है आरोही भुजा। और यहाँ पर ये संग्रहण नलिका है। ये वृक्काणु का चित्र इस प्रकार आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। अब देखिए ये किस प्रकार कार्य करता है। जो अपवाही धमनी है वो रक्त को वृक्क से बाहर ले जाने का कार्य करती है तथा अभिवाही धमनी का व्यास अपवाही धमनी से अधिक होता है, जिसके कारण ग्लोमेरुल्स में रुधिर दाब उत्पन्न होता है। इस दाब के कारण जल के साथ कुछ अनावश्यक तत्व जैसे अमीनो अम्ल है, लवण है, ये छनकर समीपस्थ कुंडलित नलिका, एक नलिका होती है इसी में नेफ्रॉन में, तो इसमें पहुंच जाते हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका में अति आवश्यक तत्व एवं लवण का जल के साथ अवशोषण होता है। शेष बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ हेनले के लूप यानी कि जो पास हेनले का पास होता है उसमें पहुंच जाते हैं। हेनले के लूप में जल का पुनः अवशोषण होता है। दूरस्थ कुंडलित नलिका में अनावश्यक तत्वों के पुनः अवशोषण के पश्चात अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहण नलिका द्वारा मूत्र नलिका की सहायता से मूत्राशय में संग्रहित किया जाता है। यहाँ से मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है।